तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे आपका ये चलेगा। आज का ये जो चैप्टर है आपको ऊपर में बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ये चैप्टर आपका 7 होगा, कंग्रुएंट ट्रायंगल, जिसमें आपका ये थ्योरी होने वाला है। और थ्योरी के साथ साथ थ्योरी जब आप समझ लेंगे, इसका इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ जाता है तो तुम्हारे लिए ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यदि कोई बच्चे इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते हो तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी पर ये सारे सवाल बनेंगे और इसी पर आधारित है सारे सवाल, और सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करें। चैप्टर आपका 7 होगा, कंग्रुएंट ट्रायंगल, ये थ्योरी क्लास है ना बच्चे। अब देखने का प्रयास करो। ये त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 रेखा खंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? अब सर्वांग त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांग सम और समरूप। सर्वांग सम और समरूप। तो सर्वांग सम हम लोग समझते हैं जिसका सभी अंग बराबर होता है, उसे सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सर्वांग सम। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, सभी अंग कहने का तात्पर्य क्या है। जैसे कि एक हाथ है, देखो जरा सा, ये हाथ है बच्चे और ये भी हाथ है। तो एक हाथ को दूसरे हाथ पर रख दे तो ये पूरा एक दूसरे को क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, यानी ढक लेगा ना बच्चे। तो ये हो गया क्या? सर्वांग सम। मतलब सभी अंग बराबर। जैसे एक सिक्का है, सेम सिक्का एक दूसरे पर रख देगा तो वो एक दूसरे को ढक लेगा ना। जैसे 1 रुपया के सिक्का पर 5 रुपया के सिक्का रखेगा तो वो नहीं ढकेगा पूरा। अब 5 रुपया का सिक्का उसी प्रकार के बनावट का 5 रुपया का सिक्का रख देगा उस पर, तो एक दूसरे को क्या करेगा? ढक लेगा ना बच्चे। तो उसी को कहते हैं हम लोग सर्वांग सम। क्या कहते हैं बच्चे? सर्वांग सम। सीख गया। अब दुनिया में कोई भी लोग एक सर्वांग सम नहीं हो सकता, समरूप हो सकते हैं। समरूप कहने का तात्पर्य है जिसका रूप समान हो, है ना, आकार समान हो, है ना, आमाप समान नहीं हो, मतलब रूप समान हो, उसे समरूप कहते हैं। तो दुनिया में सारे आदमी समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते हैं। सर्वांग सम नहीं, समरूप होंगे इसलिए कि न कहता है कि कहेगा उसको न देखो फलाना को देखो एक जैसा है, तो वो समरूप का चर्चा है। सर्वांग सम का तात्पर्य ये है कोई भी दुनिया में कोई भी आदमी सर्वांग सम नहीं है। क्या कोई एक जैसा लगेगा? क्या हाइट है उतना बड़ा होगा? हो सकता है एक जैसा है लेकिन हाइट में कमी और बड़ी हो सकती है। हो सकता है कोई गोरा होगा तो कोई काला होगा, हो सकता है कोई काला होगा तो कोई श्यामला होगा, है कि नहीं। एवं प्रकार से किसी का नाक बैठल होगा तो किसी का नाक उठल होगा, किसी के गाल चुटकल होगा तो किसी का गाल थोड़ा फूलल होगा, है ना रे। समझ में आ रहा ना। एवं प्रकार से समरूप कोई भी आदमी नहीं हो सकता है, सॉरी सर्वांग सम नहीं हो सकता है, समरूप हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। चलो देखो, तो कहता है वैसा 2 त्रिभुज जिसका आकार देखो क्या लिखे हैं, आकार और आकृति दोनों समान होता है उसे समरूप आकृति कहते हैं। देखो या समरूप त्रिभुज पर रहते त्रिभुज में समरूप कहेंगे। आकृति जैसे कि अगर वृत्त रहेगा तो उसका वृत्त ये इस पर ओवरलैप करेगा, यानी दोनों का त्रिज्या समान रहेगा तो उसको सर्वांग सम कह देंगे, है ना। तो सर्वांग सम हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम में क्या होता है? सभी अंग बराबर होता है। आकृति और आकार क्या हो जाएंगे? बराबर। तो उसको क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। और सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है। कोई दिक्कत? अब पहला देखो ध्यान से, अब रूल है, सर्वांग सम का रूल है एस नियम, इसके बाद है एस ए नियम, इसके बाद एस नियम, इसके बाद एस नियम। अगर इतना तुम्हें याद है तो ये एक्सरसाइज बनाने में तुमको जरा भी कठिनाई नहीं हो सकता है। और ध्यान से यहाँ सुनने का प्रयास। पहले एस नियम क्या होता है, चलो देखने का प्रयास करो। ये कितने नियम है? ये 4 नियम है बच्चे। कितने नियम? पहला कह रहा कि एस का मतलब हो गया भुजा, ए का मतलब हो गया कोण, इसका मतलब भुजा, मतलब कि साइड एंगल साइड। क्या रे? साइड एंगल साइड। यदि किसी त्रिभुज का देखो, ये साइड हो गया साइड, मतलब एस का मतलब हो गया किसी पहले त्रिभुज का 2 भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, क्रमशः मतलब हो गया दूसरे, यहाँ लगाया हुआ है देखो जरा सा। तथा यदि पहले त्रिभुज के 2 भुजा तथा बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः बराबर हो, इसी तरह का मतलब जैसे इसमें हुआ वैसा ही इसमें। देखो ये इसके बराबर है ना बच्चे, ये इसके बराबर है ना, इसके बीच का कोण बराबर है ना, इस ये क्या हो जाएगा? इसी नियम से सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे देखो जरा सा, यहाँ देखने का प्रयास करो कि ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। इसके बाद बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। और बीच का एंगल लिखे थे, है ना। बीच का एंगल क्या है? एंगल बी
अब बराबर एंगल क्या है, एंगल क्यू के। तो ये क्या हो जाएगा, यही नियम से क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखो ए एस ए कहता है पहले त्रिभुज का दो कोण, पहले त्रिभुज का और बीच का भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ए एस ए से ये हो जाएगा क्या, सर्वांग सम। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। अब देखो जरा सा, हम कर रहे हैं कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के। देखो एंगल जो है ना बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। भुजा बीच का भुजा, बीच का भुजा है ना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझने का प्रयास करो। एस 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 मतलब क्या हो गया, पहले त्रिभुज का सभी भुजा और दूसरे त्रिभुज के सभी भुजा के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, एस 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 नियम से सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे ए बी बराबर, देखो एक टिक्का एक चिन्ह लगल है तो ये पी क्यू के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ दो गो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के। और क्या है ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा ना बच्चे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस नियम से ये क्या हो जाएंगे, एस एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब आर एच एस नियम है, क्या बच्चे, आर एच एस नियम कहता है कि समकोण त्रिभुज है दोनों, है ना। तब कहता है पहला समकोण त्रिभुज का कर्ण, पहले त्रिभुज का कर्ण, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने का भुजा, कर्ण और अन्य भुजा क्या हो, कर्ण और अन्य भुजा क्या हो, बराबर हो। देखो आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब समझते हो, आर का मतलब क्या, समकोण जो 90 डिग्री होता है ना, इसके बराबर ये है ना, ये भी 90। एच मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कर्ण है ना बराबर। अब देखो कोई अन्य भुजा चाहे ये और ये है ना, बराबर हो जाएगा। तो आरएचएस नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ये टॉपिक समझ में आया होगा और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इसको अपने जहन में बैठाने का प्रयास करेंगे। और कल जो है ना इसको कमांड करके आओगे तो तुम्हें ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर बहुत ही आसान तरह से समझ में आने वाला है। दैट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही।